नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज से क्रमवार रूप से हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इस अध्याय से या इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को मेरे भाइयों। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। संसाधन की कुछ कमी है, जैसे जैसे हमें संसाधन उपलब्ध होंगे आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में किसी भी सभ्यता का उदय नदी के किनारे ही हुआ है। इसका रीज़न यह है कि जल है तो जीवन है। कहते हैं हम लोग कि जल है तो जीवन है। किसी भी सभ्यता संस्कृति का उदय नदी के किनारे ही हुआ है। चाहे आप देख लें मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, क्रीट की सभ्यता हो, जितने भी तरह की सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ है मेरे भाइयों, वह किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। तो हम लोग का जो भारत का है सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सिंधु नदी का नाम उल्लेख है, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो कुछ छोटी सी जानकारी सिंधु नदी के बारे में हम देना चाहेंगे, आप इसे ध्यान से देखें। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। वहाँ पे एक हिमनद है, मतलब हिम यानी बर्फ का जमा हुआ एक नदी है, जिसका नाम है सिनकाबाब या शेंगेबब या सानोख्याब। बहुत सारे आप देखिएगा पुस्तकों में अलग अलग नाम दिया रहता है। यहाँ पे हम आपको एक दो नाम लिखे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिनकाबाब या शेंगेबब या सानोख्याब, इसे आप नोट कर लें। और यदि निकलती तो है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से, परंतु गिरती है अरब सागर में। देखिए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और यह नदी 3 देशों में, चीन, भारत और पाकिस्तान से बह करके अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3610 किलोमीटर है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, जो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इन पांचों नदी को आप ध्यान में रखें। जैसे जैसे हम लोग अध्याय में आगे बढ़ेंगे इन पांचों नदी का उपयोग हम लोग देखेंगे। सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज। अब इसे हम देखिए एक मानचित्र के द्वारा आपको हम बताने का प्रयत्न करते हैं, आप इसे ध्यान से देखें। एक भारत का मानचित्र तैयार करने का प्रयत्न करते हैं मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भारत का मानचित्र है। तो सिंधु नदी जो निकलती है, यहाँ पे एक देश है तिब्बत, तो यहाँ से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकल करके इस तरह से आती हुई यहाँ पे आकर के गिर जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, इसे आप ध्यान में रखें। इधर अरब सागर है, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये नदी सिंधु नदी इधर से आकर के अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और ये जो देश आप देख रहे हैं तो नाम जानते ही होंगे आप, इसका इस तरह से करके पाकिस्तान है। और यहाँ का जो तट है, समुद्र तट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है मकरान तट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं समुद्र तट, इसका नाम है मकरान तट। तो पाकिस्तान का समुद्र तट का क्या नाम है? मकरान तट, इसे ध्यान में रखें। तो इस तरह से करके आपको हमने सिंधु नदी के बारे में बताया। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक वाइज आज हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, खोज, नामकरण और तिथि। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आने वाले समय में परीक्षा में आपका इसका बहुत फायदा होने वाला है। इसे आप देखें ध्यान से। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खोज पे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चर्चा करेंगे खोज पर। इसकी खोज के कालक्रम में कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये देखेंगे। तो हम आपके सामने 6 बिंदु रखे हैं खोज के क्रम में, इसे आप देखिएगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है 7वीं शताब्दी में। इस वाले पॉइंट को देख करके आप चौंके नहीं कि सर जी इसने ये क्या लिख दिया है। तो
तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सभी स्टैंडर्ड जानकारी है। गूगल पे आप जाएं, सर्च करें, भारत सरकार के द्वारा जो मानक जो जानकारियां हैं उसी को आपको हम दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले 7वीं शताब्दी में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, जो कि इतना आप लोगों के लिए उपयोगी है नहीं, फिर भी आप इसे ध्यान में रखें। सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो जानकारी उसके बाद हमें मिलती है वह मिलती है 1826 में। 1826 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक सिपाही थे और उन्हें सिक्का इकट्ठा करने, सिक्का जो होता है ना पुराना सिक्का, उसे इकट्ठा करने का इन्हें काफ़ी शौक था। उन्होंने 1826 में भारत के इस वाले एरिया में, देखिए भारत के इस वाले एरिया का भ्रमण किया और उन्होंने देखा कुछ टूटे फूटे अवशेष उन्हें प्राप्त हुए और इसका जो वर्णन उन्होंने किया है एक पुस्तक है नैरेटिव ऑफ जर्नीस में किया है। किसने? चार्ल्स मैसन ने। क्रमवार रूप से इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो उसके बाद तिथि आती है 1853 में। 1853 में जब भारत में रेलवे पटरी ट्रैक बिछाया जा रहा था तो कराची से लाहौर, याद रखें कराची से लाहौर, इस तरह से करके कराची से लाहौर इस तरह से करके कराची से लाहौर रेलवे पटरी जब बिछाई जा रही थी तो दो इंजीनियर भाई इसमें काम कर रहे थे जिनका नाम था ब्रंटन बंधु। इनका नाम भी हम लिखे हुए हैं, जेम्स बर्टन और विलियम ब्रंटन। इन्हें ईंटों के कुछ टूटे फूटे अवशेष प्राप्त हुए। उन्होंने इन टूटे फूटे ईंटों का उपयोग रेलवे पटरी बिछाने के क्रम में किया। उन्हें जब तक यह ज्ञात नहीं था कि इसके अंदर इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति हो सकती है और जितने भी ईंट मिले हैं उनका उपयोग इन्होंने रेलवे पटरी बिछाने के क्रम में किया। तो दो तिथि आपने देखा 1826 और 1853। उसके बाद एक नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो याद रखिएगा ये VVI है, आप इसे ध्यान में रखें, VVI है। अलेक्जेंडर कनिंघम को तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ध्यान में रखें, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको कई एक बार पूछा भी है, भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है इन्हें। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी कुछ इसी समय में इन्हें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई और सबसे पहले इन्हें जो प्राप्त हुई थी एक मोहर, तांबा का मोहर था, है ना, उस पर कुछ अंक कुछ लिखा हुआ खुदा हुआ था, लेकिन यह भी उन्हें सफलतापूर्वक ज्ञात नहीं कर पाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति हो सकती है। खैर आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो तिथि है दोस्तों 1902 में है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक, इसे भी आप याद रखें, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसे आप ध्यान में रखें। 1899 से लेकर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक नियुक्त कर दिया और इन्हीं के प्लस 19 साल में अगर आप देखें तो 19 साल के बाद 1921 में, जो कि आपका पॉइंट नंबर 6 है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में या इन्होंने ही 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया और हमें यह जानकारी हुई कि जहाँ पे इतने सारे लोगों ने 7वीं शताब्दी में 1826 में चार्ल्स मैसन ने, 1853 में ब्रंटन बंधु ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने और मार्शल ने इतना सारा उत्खनन करने के बाद अंततः हमें 1921 में इसे डेट को भूलिएगा नहीं, हमें यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पे इस वाले एरिया में एक महान सभ्यता संस्कृति बसी हुई थी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और हम एक वीडियो बनाएंगे जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में भी हम लोग एक मुख्य रूप से एक वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये कालक्रम रहा खोज के बारे में, इसे ध्यान से देखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं नामकरण। जितने भी हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जितने भी हम लोग शहर देखेंगे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ था।
जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक तरह के सभ्यता संस्कृति का उदय भारत में या पूरे विश्व में जो भी हो, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, क्रीट की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, या कोई भी सभ्यता संस्कृति हो, सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही वह बसा हुआ था, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन का मूल आधार है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक जो नदी देखते हैं सिंधु नदी के बारे में, जैसा कि इधर हम बता ही चुके हैं। और आगे देखते हैं नामकरण, इस सभ्यता का नामकरण के बारे में देखते हैं। तो नामकरण के क्रम में आते हैं तो यहाँ पे आपको हम 5 नामकरण बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। बारी बारी से सबका कारण हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो नामकरण में सबसे पहले जो नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। अब इसके पीछे कारण क्या, हड़प्पा सभ्यता का, इस सभ्यता संस्कृति का नाम हड़प्पा ही क्यों दिया गया? तो याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया था और उस समय तक माना यह जा रहा था कि इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति जिसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर लगभग था, उतनी बड़ी संस्कृति का जो मूल जो शहर है, मेन जो शहर था, वह हड़प्पा ही था। तो इसलिए इसे सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। और हड़प्पा का जो अर्थ होता है दोस्तों, जो इसका अर्थ होता है शिव का भोजन, याद रखिएगा, शिव का भोजन। सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है शिव का भोजन, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा का अर्थ शायद आपको ध्यान में ना हो तो इसे नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा का अर्थ होता है शिव का भोजन। और ये जो हमें मिला था वो मिला था रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों। हालांकि एक वीडियो इसके बारे में हम लोग बनाएंगे। रावी नदी के किनारे मिला था। खैर चलते हैं नामकरण में। तो सबसे पहले नाम इसका दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि सबसे पहले इसी का उत्खनन किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और तब तक माना यह जा रहा था कि इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति का केंद्र हड़प्पा ही होगा। अगला जो पॉइंट है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे जैसे हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, तो इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द बसा हुआ था, जिसके कारण इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है प्रथम नगरीय सभ्यता। जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ, उनमें से एक हमारा भारत का सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सबसे पहली बार जो नगरों का उदय हुआ है, वह याद रखिएगा, सबसे पहली बार नगरों का जो उदय हुआ है वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ है। इसलिए इस सभ्यता संस्कृति का जो एक और नाम है वह है प्रथम नगरीय सभ्यता। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सरस्वती सभ्यता। जैसा कि आप ध्यान दें कि इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम भी दिया गया है। इसका कारण यह है कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि सभ्यता संस्कृति के बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी और उसके इर्द गिर्द वाले एरिया में पाया गया था। तो इस सभ्यता संस्कृति का नाम सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद है कांस्य युगीन सभ्यता। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसा बनाना भी जानते थे। तो धातु के आधार पर इन्हें कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? इसका रीजन क्या है कि लोग उस समय तांबा और टीन, याद रखिएगा, तांबा और प्लस में टीन मिला करके कांसा याद रखिएगा, कांसा बनाने की कला जानते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। एक याद रखिएगा, एक आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से धातु मिले थे। तो इसका ट्रिक है सोचदा सिटी। तो इसमें सो से था सोना, याद रखिएगा, सोना। च से था चांदी, याद रखिएगा, चांदी। त से था तांबा, ध्यान में रखिए इसको, तांबा। सी से सीसा, ध्यान रखिएगा, और टी से था टीन। तो 1 2 3 4 और 5 तरह के धातु के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ट्रिक है सोचता सिटी, आप इसे नोट कर लें। तो इस तरह से करके देखते हैं कि नामकरण 5 तरह का नामकरण था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अलावा भी कुछ कुछ नाम है जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों आगे तिथि के बारे में। ध्यान दीजिएगा तिथि के बारे में।
जो सबसे पहले तिथि हमें प्राप्त है, मालूम है, वह है 3250 BC से 2750 BC। याद रखिएगा, 3250 BC से 2750 BC। जो ये तिथि बताने वाले हैं उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का नाम यहाँ भी आया था, ध्यान दीजिए, ये देखिए जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल महोदय ने बताया है कि यह सभ्यता संस्कृति का उदय विस्तार 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक था। दूसरी जो तिथि है मेरे दोस्तों, 2700 BC से लेकर के 2500 BC। सबका डेट आप ध्यान में रखें कि इन्होंने क्या क्या तिथि दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो 2700 BC से लेकर के 2500 BC के बीच में इस सभ्यता संस्कृति फली फूली। तो ये कहने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे, तो वत्स महोदय। इनका पूरा नाम माधव स्वरूप वत्स है, ध्यान में रखें यहाँ पे आप इसे। और नंबर 3 में है 2500 BC से लेकर के 1500 BC। और ये जो तिथि देने वाले हैं मार्टिमर व्हीलर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मार्टिमर व्हीलर महोदय हैं। और अगला जो तिथि है वह है 2300 BC से लेकर के 1700 BC। जी हाँ दोस्तों, 2300 BC से लेकर के 1700 BC। और ये तिथि देने वाले हैं DP अग्रवाल। जानकारियां तो बहुत सारे हैं, बोर्ड भर जाएगा, लेकिन उतना जानकारी लेने से क्या फायदा जो एग्जाम में पूछे ही ना, है ना। और अगला जो है वह है 2000 BC से लेकर के 1500 BC। यहाँ पे BC लिखना, देखिए 1500 BC। और ये जो तिथि दिए थे इनका नाम था फेयर सर्विस। तो इस तरह से करके तिथि के कालक्रम में है 5 पॉइंट, इसे आप ध्यान में रखें। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है मेरे दोस्तों। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपके लिए हम और बनाते रहे तो आप प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे हम लोग देखेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो यह आप जानकारी से देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।